ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी क्लासेस चल रही थी फिटर थ्योरी की आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए, जो हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे उसका पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा पार्ट 1 से पार्ट 3 तक इसके पहले की वीडियोज हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग अपना यूट्यूब वाला सेक्शन ओपन कर लीजिए। यूट्यूब में आप देखेंगे ओपन करने पे अंदर आपका ऑप्शन होता है होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव। उसके बगल में एक ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट का। किसका ऑप्शन होता है? प्लेलिस्ट। प्ले लिस्ट। तो इस वाले ऑप्शन पे जरूर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी होगी, उस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको सारी वीडियोज इकट्ठे मिल जाएगी। आज की वीडियो प्लस इसके पहले की जो भी वीडियो है आपको एक साथ मिल जाएगा देखने के लिए। और जो आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा या आप ऑनलाइन टेस्ट कहाँ से दे पाओगे, तो उसके लिए यह वेबसाइट है www.globaliti.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस टेस्ट भी आप ऑनलाइन लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही सर्च करेंगे आपको सबसे पहले वेबसाइट दिखाई देगी ग्लोबल आईटीआई 100% फ्री स्टडी एग्जाम फॉर आईटीआई स्टूडेंट। इस वाले पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब इस तरह से ओपन हो जाएगा। नीचे को आप स्लाइड करोगे। ठीक है, सॉरी नीचे स्लाइड नहीं करना है, यहाँ साइड में देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा होम, हमारे बारे में, नई अपडेट और आईटीआई कोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो आईटीआई कोर्स वाला आपको जो ये सब ऑप्शन है ना नॉर्मल आपको मोबाइल में नहीं दिखाई देगा। मोबाइल में कैसे दिखाई देगा? तो उसके लिए आपके राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट दिख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है अपने फोन में। जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। फिर आपको आईटीआई कोर्स पर क्लिक करना है तो फिर ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, अगर आपको अदर सब्जेक्ट के भी पीडीएफ डाउनलोड करने हैं जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, तो इन पर क्लिक करके आप कर सकते हो। फिटर थ्योरी के लिए चाहिए फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लीजिए, नया टाइप इस तरह से ओपन हो जाएगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, दो ऑप्शन है फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर। आप सेकंड ईयर किया तो सेकंड ईयर वाले पे क्लिक कर लेना। क्लिक करेंगे नया टाइप इस तरह से कुछ दिखाई देगा, आप नीचे स्लाइड करके जाना। यहाँ पर देखिए इसका सिलेबस भी पड़ा हुआ फिटर थ्योरी सेकंड ईयर, न्यू सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसके भी सीबीटी एग्जाम के पेपर सेट भी यहाँ पे अपलोड है। प्लस जो हम लोग आपको क्वेश्चंस करवाएंगे या जो भी ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होगा वो भी आपके यहाँ नीचे अपडेट होता जाएगा। ठीक है, जो हम लोग अपने तरफ से मॉडल सेट बनाते हैं वो सारी चीजें भी आपको यहीं पे मिलेगी। यह बराबर अपडेट होता रहता है। तो आप लोग जब भी वीडियोज देखा करें तो उस टाइम एक बार जरूर चेक लीजिए, जब भी वीडियोज अपलोड होती है तो इसको यहाँ पे अपडेट किया जाता है, तो इसको आप चेक कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ताले की मरम्मत। ताले की मरम्मत और चाबियों में वार्ड नाच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? देखिए आपके निम्न वाले पीडीएफ में देखेंगे तो यह चीज गलत दिया हुआ है, यहाँ वार्ड की जगह हार्ड नाच लिखा हुआ है, जबकि वार्ड नाच होना चाहिए। ठीक है, की में वार्ड नाच की जाती है तो उसकी फाइलिंग करना पड़ता है। तो जो की में चाबी की जानते हैं ना, अभी हमने इसके पहले पढ़ा था। देखिए पहला पार्ट कोई अगर पहली बार ये वीडियो देख रहा है डायरेक्ट पार्ट 4 से देख रहा है तो देखिए मजा नहीं आएगा। आप पहले पार्ट 1 से शुरू कीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पहले भी आ गए होते हैं। तो हम लोग जब पहली बार कोई क्वेश्चन आता है ना तो उसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन जब उसी से रिलेटेड दोबारा वह क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग थोड़ा सा उसे शॉर्ट्स में निपटाते हैं। तो आपको उतना मजा नहीं आएगा। अगर आप पहले से पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा कि वह क्वेश्चन जब पहली बार आया होगा तो उसके बारे में आपको पूरी डिटेल मालूम रहेगी, तब यहाँ पे क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि चाबियों में वार्ड नच की फाइलिंग के लिए या ताले की मरम्मत के लिए हम लोग कौन सी फाइल यूज करते हैं? देखिए लॉक ताला हो गया, ताले की मरम्मत करना हो, या फिर जो की होती है, चाबी होती है। कई टाइप की हमारी चाबी आती है ना, संघ की, और मेन तो संघ की और सैडल की होता है। इस तरह से हमारी चाबी होती है। ठीक है, यह की होती है, पैरेलल वाली होती है, टेपर की होती है। तो इस तरह से अलग अलग चाबी होती है। तो इसमें जो हार्ड वार्ड नाच होता है तो वार्ड नाच की फाइलिंग के लिए पूछ रहा है, ताले की मरम्मत के लिए तो उसके लिए हम लोग कौन सी फाइल यूज करते हैं? वार्डिंग फाइल। जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, वार्डिंग फाइल का फिगर आपके सामने यह वाला है, यह जो हमारी वार्डिंग फाइल है। तो जब भी ध्यान रखना, आपको कई बार एग्जाम में फिगर दे करके भी पूछ लेता है कि यह कौन सी फाइल है। तो यह दिख रहा है ना, आगे चल के यह तिकोना टाइप का हो गया है, तिकोना बन गया है, टेपर टाइप पे आके यहाँ पे एक स्थान पे एक पॉइंट पे मिल जाता है। लास्ट में फाइल क्या होती है? फाइल के दोनों पॉइंट एक बिंदु पर आकर के मिल जाते हैं। तो यह जो फाइल होती है वो वार्डिंग फाइल होती है, या ताले की मरम्मत और की में वार्ड नाच की फाइलिंग के लिए यूज किया जाता है। प्लस आप देख रहे हैं आगे वाला हिस्सा इसका पतला हो गया ना, इसका मतलब यह संकीर्ण जगहों पे, नैरो जगहों पर भी यह काम कर पाएगा, जहां पे तंग स्थान हो। संकीर्ण जगहों के लिए भी यह फाइल यूज की जाती है, संकीर्ण जगहों के लिए, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए नैरो वर्क के लिए, जहाँ पे पतली सकरी जगह हो, नैरो वर्क के लिए इस फाइल को हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर? पिलर फाइल कौन सी है? तो जो पहला फिगर आपको यह दिख रहा है ये हमारा पिलर फाइल का। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया कि जो पिलर फाइल हमारी होती है वह सेम टू सेम हैंड फाइल के समान होती है। फर्क क्या होता है? हैंड फाइल में जो होता है हमारा
यह हैंड फाइल की अपेक्षा कम चौड़ी होती है। जो पिलर फाइल होती है हैंड फाइल की अपेक्षा कम चौड़ी होती है और उसकी अपेक्षा अधिक मोटी होती है, ये डिफरेंस है। बाकी जैसे हैंड फाइल में हमारा एज पे जो होता है एक ही साइड दांता कटा होता है, दूसरा जो एज होता है वो बिना दांतों के होता है, जिसे सेफ एज कहते हैं। वही वही हालत इसमें हमारे पिलर फाइल में भी है। इसमें भी जो होता है एक एज जो होती है उस पर दांतें कटे होते हैं और एक एज बिना दांतों का होता है, जिसे सेफ एज कहते हैं, एकदम हैंड फाइल की तरह। ठीक है, जैसे हैंड फाइल में वो पूरी लंबाई में एक बराबर होती है, कोई भी टेपर नहीं होता है, पूरी लंबाई में उसकी चौड़ाई एक बराबर रहती है, कोई भी टेपर नहीं होता है। वैसे ही पिलर फाइल में भी होता है, पिलर फाइल में भी इसकी जो पूरी लंबाई में इसकी चौड़ाई रहती है, जो चौड़ाई यहाँ है वही चौड़ाई यहाँ भी रहती है, मतलब पूरी लंबाई में जो चौड़ाई रहती है वो पूरा एक समान रहती है, कोई भी टेपर नहीं होता है। यह पिलर फाइल हो गया। इसका यूज कहाँ पे करेंगे, तो इसका यूज भी हम लोग करते हैं कीवे वगैरह की फाइलिंग के लिए। किसके फाइलिंग के लिए, कीवे, जो कीवे कटा होता है सॉफ्ट वगैरह में, उसकी फाइलिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। प्लस संकीर्ण जगहों पे नैरो वर्क के लिए भी इसको भी यूज किया जाता है। किसके लिए, नैरो, क्योंकि ये फाइल पतली है उसकी अपेक्षा, हैंड फाइल की अपेक्षा, तो नैरो वर्क के लिए भी हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। उसके बाद बारी आती है फ्लेक्सिबल फाइल की। फ्लेक्सिबल फाइल क्या होती है, तो नाम से पता चल रहा है फ्लेक्सिबल मतलब लचीली। लचीली कब होगी, तो जब ब्लेड टाइप का, जैसे आपका हेक्सा का ब्लेड होता है ना, तो हेक्सा की ब्लेड की तरह यह भी फाइल होती है, लेकिन यह थोड़ा हेक्सा ब्लेड से मोटी होती है। हेक्सा ब्लेड से थोड़ा क्या होता है, मोटा होता है। यह जो फिगर आपको दिख रहा है यह हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबल फाइल का है। नीचे फाइल है, यह नीचे वाली जो है ना, यह हमारी फ्लेक्सिबल फाइल है। यह हमारी क्या है, फ्लेक्सिबल फाइल है। जो ऊपर आपको यह दिख रहा है यह हमारा क्या है, तो यह हैंडल है, हैंडल है। ठीक है, नीचे वाली फाइल है। तो देख रहे हैं जैसे ब्लेड होता है हमारा, हेक्सा का ब्लेड होता है उसी टाइप से, लेकिन हेक्सा ब्लेड की अपेक्षा अधिक मोटा होता है, ये फर्क है। ठीक है, प्लस जैसे हेक्सा ब्लेड में 2 होल होते हैं, वैसे इसमें भी 2 होल है। देख रहे हैं, एक होल यहाँ पे होता है, एक होल इधर आगे होता है। इन दोनों होल में क्या होता है, यह जो ऊपर हैंडल होता है तो यही होता है। हैंडल में देखिए यहाँ पे पिन टाइप का लगा हुआ है, इस होल में चला जाएगा और एक यहाँ पे, तो ये हैंडल लगा करके हम लोग इसको यूज करते हैं। और चूंकि देख रहे हैं ना फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल की वजह से इसका यूज कहाँ किया जाएगा, तो वक्र सरफेस को, कर्व, सॉरी हाँ वक्र या फिर कर्व, वक्र कहिए जिसे हम लोग इंग्लिश में कर्व बोलते हैं, इन सरफेस की अगर हमें फाइलिंग करनी होगी, इन सरफेस की हमें अगर फाइलिंग करनी होगी तो हम लोग फ्लेक्सिबल फाइल यूज करते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है तो आसानी से मुड़ जाती है। तो कर्व सरफेस होगी, वक्र सरफेस होगी ऊपर नीचे, तो उसमें आसानी से फाइलिंग की जा सकेगी फ्लेक्सिबल फाइल की मदद से। लास्ट है आपका स्विच पैटर्न फाइल। इस चीज को हमने पहले भी पढ़ा है, यह फिगर मैंने बोला भी था कि आप लोग ध्यान से देख लेना, इस तरह से राउंड लास्ट में बना हुआ होता है। तो फ्लेक्सिबल सॉरी स्विच पैटर्न फाइल क्या होता है हमारा, तो स्विच पैटर्न फाइल को प्राइमरीली प्राथमिक फिनिशिंग उपकरण, प्राइमरीली और फिनिशिंग टूल भी बोलते हैं। ठीक है, फिनिशिंग टूल भी बोला जाता है, मतलब प्राथमिक फिनिशिंग उपकरण, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राथमिक फिनिशिंग उपकरण के नाम से भी स्विच पैटर्न फाइल को जानते हैं। और इसके द्वारा जो होती है हमें एक अच्छी फिनिशिंग प्राप्त होती है। कह लीजिए प्रिसीजन स्मूथनिंग के लिए इसको यूज करते हैं, परिशुद्ध चिकनाई के लिए, बहुत ही अच्छी चिकनाई चाहिए हो, परिशुद्ध एक्यूरेट में चिकनाई चाहिए हो, तब प्रिसीजन स्मूथिंग के लिए, प्रिसीजन स्मूथिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं परिशुद्ध चिकनाई के लिए। किसके लिए, परिशुद्ध चिकनाई के लिए इस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो ये चीज हो गया जो मेन पॉइंट हमारे फाइलों के बारे में। इनके आपको शेप को भी ध्यान में रखना है, प्लस इनका वर्क क्या है उसको भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस स्क्रू का नाम क्या है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अभी क्वेश्चन में पहले आ चुका है, मैंने बताया भी था कि यह जो स्क्रू आपको दिख रहा है इस टाइप का, यह जो है मल्टी स्टार्ट थ्रेड वाला स्क्रू है। कौन सा है, मल्टी स्टार्ट थ्रेड, मल्टी स्टार्ट थ्रेड वाला स्क्रू है। ठीक है, मल्टी स्टार्ट थ्रेड क्या होता है, देखिए सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होगा कि जब आप नट को किसी, उस स्क्रू को किसी नट में जब घुमाएंगे ना, तो एक चक्कर चलने में वह एक थ्रेड के बराबर दूरी चलेगा। ठीक है, मल्टी स्टार्ट मतलब कि अगर डबल थ्रेड स्क्रू हो सकता है, ट्रिपल थ्रेड हो सकता है, डबल थ्रेड होगा तो वह एक चक्कर घुमाने में 2 थ्रेड के बराबर दूरी चलेगा। अगर वह ट्रिपल थ्रेड स्टार्ट वाली स्क्रू है तो एक चक्कर घुमाने पर वह 3 थ्रेड के बराबर, मतलब 3 पिच के बराबर दूरी चलेगा। ठीक है, एक पिच, 2 पिच, 3 पिच, डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टार्ट वाला हुआ स्क्रू है। तो अगर सिंगल स्टार्ट वाला रहता है तो उसे नॉर्मल स्क्रू बोलते हैं, सिंगल स्टार्ट कहते हैं। अगर सिंगल स्टार्ट के अपेक्षा ज्यादा वाला डबल स्टार्ट थ्रेड है, ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड है, तो उसको हम लोग मल्टी स्टार्ट थ्रेड के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, चलिए यह आपको फिगर दे रखा है और पूछ रहा है कि यह कौन सा स्क्रू है, तो ये देख लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ड्राइवर स्क्रू या हैमर ड्राइव स्क्रू, या फिर हैमर ड्राइव स्क्रू भी बोला जाता है, हैमर ड्राइव स्क्रू।
इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हैमर की मदद से सेट करते हैं। कहां पे स्क्रू यूज किया जाता है, तो जो आपकी लेथ मशीन होगी, लेथ मशीन पे आप देखते हैं नेम प्लेट वगैरह लगा रहता है। ड्रिल मशीन हो गया, ड्रिल मशीन पे भी देखेंगे पतली चादर की प्लेट लगा दी जाती है। या फिर नॉर्मल आपके घरों में जो मोटर होती है, मोटरों पर भी देखेंगे तो एक अलग से प्लेट वगैरह लगी होती है, उस पर नाम वगैरह लिखा होगा या फिर साइज या फिर उसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन बताया गया होता है। लेथ मशीन पे जो हमारे गियर वगैरह इंगेज करने होते हैं, तो कौन सा गियर कैसे इंगेज करेंगे, किस नंबर पे करेंगे, कौन सा थ्रेड काटेगा, इस टाइप की चीजें उस प्लेट पे लिखी होती है। तो जो हम मशीनों की बॉडी पे वो पतली प्लेट लगाते हैं, उन प्लेटों को लगाने के लिए यही स्क्रू यूज किया जाता है, हैमर ड्राइव स्क्रू। क्योंकि ज्यादातर हमारे मशीनों की बॉडी किसकी होती है, कास्ट आयरन होती है। तो उन कास्ट आयरन पे पतली नेम प्लेट लगाने के लिए हम लोग हैमर ड्राइव स्क्रू यूज करते हैं। जो प्लेट होती है ना, प्लेट में क्या होता है, होल रहता है, और मशीन की बॉडी में भी क्या होगा, होल रहेगा। तो इस प्लेट को वहां रखेंगे, फिर इस स्क्रू को लगा करके हैमर से ठोक देंगे, वो अंदर चला जाएगा। क्योंकि हैमर से डायरेक्ट ठोक करके उसको अंदर डाल देते हैं, इसमें स्क्रू ड्राइवर वगैरह यूज नहीं करते हैं, इसीलिए इसको हैमर ड्राइव स्क्रू कहते हैं। ठीक है। ग्रब स्क्रू क्या है आपका, चलिए यहाँ पे देखते हैं, मैंने सबका फिगर भी ले रखा है जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ग्रब स्क्रू जो यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग फिगर में ना, ग्रब स्क्रू जो होता है एक तरह से आपका सॉकेट कैप हेड स्क्रू की तरह होता है, जिसका हेड बाहर नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या सॉकेट हेड में क्या होता है, बाहरी हिस्सा गोलाई रहता है, इस तरह से होता है ना, उस स्क्रू का बाहरी हिस्सा तो गोलाई में होता है। तो रिंच वगैरह कैसे लगेगा, तो उसके लिए एलन की लगता है, तो अंदर हम लोग हेक्सागोनल टाइप का ग्रूव काट देते हैं ना। अब इसमें एलन की लगा करके इसको यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये होता है सॉकेट हेड कैप स्क्रू। तो इसी टाइप से हमारा क्या होता है, ग्रब स्क्रू भी होता है, उसमें भी बाहर नहीं होता, उसमें अंदर ऐसे होल बना होता है जिससे कि हम उसको टाइट कर पाते हैं। तो ग्रब स्क्रू हल्के कार्य के लिए यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिखाया गया कि ये अंदर एक शाफ्ट है, क्या है, शाफ्ट है, यह शाफ्ट है हमारी, और शाफ्ट पर यह सेटिंग रिंग हम लोग चढ़ा रहे हैं। तो ये सेटिंग रिंग देख रहे दो भागों में है, यहाँ से यहाँ तक अलग है और यहाँ से यहाँ तक अलग है, यह सेटिंग रिंग है हमारी इस तरह से। ठीक है, इसके ऊपर शाफ्ट के ऊपर चढ़ा दी गई है। तो सेटिंग रिंग अब यहाँ से विभक्त दो भागों में कटा हुआ है। तो सेटिंग रिंग को आपस में जोड़ने के लिए क्या होता है, यहाँ पर थ्रेड कटा होता है, इधर इधर थ्रेड कटा होता है, और ये बीच में हमने क्या लगाया है, बीच में ये ग्रब स्क्रू हमारा इसके अंदर टाइट कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से है हमारा ग्रब स्क्रू, जो यहाँ पे थ्रेड कटा हुआ तो इसको यहाँ पे टाइट कर दिया गया है। और ग्रब स्क्रू के ऊपर हेड नहीं रहेगा, इसके अंदर इस तरह से होल टाइप का बना होता है, जिसमें हम लोग स्क्रू वगैरह सॉरी स्क्रू ड्राइवर लगाकर टाइट करते हैं। तो यह क्या करता है, इन दोनों को आपस में पकड़ कर यहाँ जोड़ देता है। तो हल्के कामों के लिए, ठीक है, ज्यादा भारी वर्क के लिए ग्रब स्क्रू हल्के कामों के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद बारी आती है सेल्फ टाइपिंग स्क्रू का। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ मतलब खुद से, टाइपिंग मतलब टाइप काट लेना, टाइपिंग कर लेना, और स्क्रू मतलब स्क्रू के द्वारा। तो टाइपिंग क्या होता है, तो आपको मालूम है, किसी भी जॉब पर चूड़ी काटना। जब हम लोग चूड़ी काटते हैं, इंटरनल थ्रेड काटते हैं, आंतरिक चूड़ी काटते हैं, तो जिस टूल के द्वारा काटते हैं उसे टैप कहते हैं, और यह जो प्रक्रिया होती है उसे टैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो सेल्फ टाइपिंग स्क्रू मतलब जहां पे स्क्रू यूज किया जाएगा वहां हमें टैप काटने की, टाइपिंग करने की जरूरत ही नहीं होगी, चूड़ी काटने की जरूरत ही नहीं होगी। नहीं तो कहीं पे आप स्क्रू लगाते हैं तो वहां पे पहले क्या किया जाता है, उस होल में पहले चूड़ी काटा जाता है। आंतरिक चूड़ी काटने का मतलब है कि टैप यूज किया जाएगा। बाहरी चूड़ी काटनी होती है तो हमारा डाई यूज किया जाता है। ठीक है, बाहरी चूड़ी काटने के लिए डाई यूज किया जाता है, आंतरिक चूड़ी काटने के लिए टैप यूज किया जाता है। तो जब हमें आंतरिक चूड़ी काटना होगा, इंटरनल थ्रेड काटना होगा, तो यहाँ पे हम लोग टैप यूज करेंगे। लेकिन जहां पे सेल्फ टाइपिंग स्क्रू होता है तो वहां पे हमें जॉब में थ्रेड काटने की जरूरत ही नहीं होती, मतलब हमारा थ्रेड काटने वाला पैसा भी बच जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे, हम इस स्क्रू को वहां पे घुमाएंगे और ये स्क्रू खुद थ्रेड काट के, नाम है ना सेल्फ टैपिंग स्क्रू, खुद से टैपिंग कर लेगा, मतलब ये स्क्रू उस जॉब में खुद से थ्रेड काट करके अपना सेट हो जाएगा। ऐसे स्क्रू का एक फायदा और होता है कि ये खुद से थ्रेड काट कर सेट होता है, तो बहुत मजबूती से सेट होता है। तो जो मशीनों में वाइब्रेशन होते हैं तो वह स्क्रू वगैरह खुलते नहीं है, ढीले नहीं पड़ते हैं, यह भी फायदा होता है। और यह खास करके हमारे पतले जॉब वगैरह में यूज किया जाता है। कोई पतली सीट वगैरह है तो पता चला उसमें अगर आप थ्रेड काटेंगे तो फिर आपका दिक्कत होगा, पता चला पतली सीट ही है उसी में थ्रेड भी काट दिया और सीट कमजोर हो जाएगी। तो ऐसी जगहों पे सेल्फ टाइपिंग वाला यूज कर लेते हैं कि खुद से अपना थ्रेड करके उसी में सेट हो जाए। सेल्फ टाइपिंग स्क्रू के अंतर्गत ही हमारा क्या आता है, या थ्रेड कटिंग स्क्रू है जो, या फिर थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू भी होता है, थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू, या फिर थ्रेड पियर्स, एक हमारा आता है पियर्सिंग स्क्रू आता है। थ्रेड पियर्सिंग, ठीक है। थ्रेड कटिंग स्क्रू क्या होता है हमारा, तो देखिए ये वाला जो फिगर है हमारा, या थ्रेड कटिंग स्क्रू का है। इसमें देख रहे हैं ना, इसको थ्रेड की तरह इसके यहाँ पे रीच की तरह उभार दिया गया है, इसके थ्रेड को एक रीच की तरह इसको उभार दिया गया है।
और जब इस स्क्रू को टाइट करते हैं तो यह दिख रहा है नुकीला नुकीला जैसा जो हिस्सा है यह खुद थ्रेड काटते हुए उसमें सेट हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो थ्रेड कटिंग स्क्रू है यह भी सेल्फ टैपिंग स्क्रू का एक भाग है, यह खुद से थ्रेड काट के अपना सेट हो जाता है। तो इसीलिए नुकीला भाग इस तरह से रीच कर करके उभार करके बना दिया गया है, या जब स्क्रू घुमाया जाएगा तो अपना सीट में खुद से थ्रेड काटेगा और वहां पे सेट हो जाएगा। जबकि थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू क्या होता है, थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू यह जो है हमारा थ्रेड काटता नहीं, मतलब मटेरियल को काटता नहीं है। जिस सीट में आप इसको टाइट करेंगे उसको काट करके चिप्स के रूप में निकालेगा नहीं, यह क्या करेगा उसको स्क्वीज करता है। स्क्वीज मतलब भींचना या दबाना, मतलब उस मटेरियल को दबा करके स्क्वीज कर करके थ्रेड के रूप में बना देता है। उस मटेरियल को काटेगा नहीं जो पतली, इसीलिए हम लोग इसको ज्यादा पतली सीटों के लिए यूज करते हैं थ्रेड फार्मिंग वाले को, क्योंकि मटेरियल को काटता नहीं है। जो सीट रहेगी पतली सीटों के लिए ज्यादातर यूज की जाती है, कि जब उसको क्या करेगा सीट में थ्रेड ना काट करके उस मटेरियल को ही दबा दबा करके उसको थ्रेड के रूप में उभार देगा, तो यह थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू कहलाता है। थ्रेड पियर्सिंग में क्या है कि यह जो स्क्रू होता है हमारा एक द्विमुखी थ्रेड वाला स्क्रू होता है, और इसको यूज करने के लिए एक स्पेशल गन यूज की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है लॉक वाशर का क्या फायदा है। देखिए दो चीजें होती है, एक नॉर्मल वाशर होता है, एक लॉक वाशर होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल वाशर की बात करता कि जो नॉर्मल वाशर होता है हम लोग वो बोल्ट के साथ क्यों यूज करते हैं, तो इसलिए यूज करते हैं कि एक बराबर सरफेस, जैसे कहीं पर भी किसी जॉब पर, ये हमारे पास जॉब है, यहाँ पे होल है और इसमें हम लोग बोल्ट लगाएंगे तो बोल्ट का यहाँ हेड आएगा, तो अगर सरफेस बराबर नहीं है तब भी दिक्कत होगा। तो इसलिए हम लोग क्या नॉर्मल वाशर वाशर इस तरह से हमारा होता है और अंदर बोल्ट के साइज का होल बना होता है। तो इस वाशर को इसके नीचे लगा देते हैं, तो वाशर क्या करता है कि इस बोल्ट को बैठने के लिए एक अच्छा स्थान प्रदान करता है। भले ही सरफेस सही नहीं होगी फिर भी ये इसके नीचे आ जाएगा तो ये अच्छे से बैठ जाएगा, और फिर बोल्ट के हेड को बैठने के लिए एक अच्छा स्थान प्रदान करता है। दूसरा क्या फायदा होता है कि जो बोल्ट के हेड पर प्रेशर पड़ेगा टाइट करने पे, यह वाशर उस प्रेशर को अपने ऊपर लेकर के पूरा एक बराबर सरफेस पे बांट देगा। ऐसे क्या होगा, अगर सरफेस खुरदुरी है सही नहीं है तो कहीं कम कहीं ज्यादा प्रेशर लगेगा। लेकिन वाशर क्या करता है, वाशर जब इसके नीचे लगा देते हैं तो यह बोल्ट के प्रेशर जो पड़ता है इस सरफेस पर, उस सरफेस को पूरा एक समान, क्योंकि पहले भाई वाशर पे पड़ेगा, वाशर क्या करेगा उसको एक समान पूरा सरफेस पे बांट देगा, फैला देगा। ठीक है, नॉर्मल वाशर का काम होता है। लेकिन यहाँ लॉक वाशर बोला है, तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि ऐसा नॉर्मल वाशर होता तो वो काम हो जाता, लेकिन लॉक वाशर मतलब लॉक करेगा, किसको लॉक करेगा, बोल्ट को। क्यों लॉक करेगा कि ताकि जब मशीनों में वाइब्रेशन हो, मशीन जब हमारे काम करे वाइब्रेशन हो तो हमारा बोल्ट खुले ना, नट खुले ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं लॉक वाशर यूज करते हैं, जिससे कि वो नट हमारा टाइट बना रहे, कंपन वगैरह होने पे खुले ना। यहाँ पे लॉक वाशर का पूछा था तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे जो है कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकना, यही काम होता है लॉक वाशर का। अगर नॉर्मल वाशर पूछता तो देखिए कार्य सतह पर एक समान दबाव वितरित करना, मैंने बताया ना कि जो कार्य सतह है जो जॉब है उस पर एक समान प्रेशर के लिए फैल सके उस पर, तो उसके लिए नॉर्मल वाशर यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारा लॉक वाशर होता है देखिए उसका यह एक एग्जांपल है, कई सारे लॉक वाशर होते हैं। स्प्रिंग वाशर वाला में डबल कॉइल, देखिए सिंगल कॉइल वाला है, डबल कॉइल वाला भी स्प्रिंग आता है, तो अलग अलग टाइप के टैब वाशर होता है, ये सब लॉक वाशर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लॉकिंग प्लेट आती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल के रूप में ले रखा है कि ये लॉक वाशर का है। यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ सामने से देखने में ऐसे दिख रहा है, इधर देखिए हल्का सा स्प्रिंग टाइप का ना, दोनों दो साइड है। तो जब हम इसको नट के अंदर टाइट करेंगे, देखिए एक हिस्सा नीचे एक ऊपर है, जब हम इसे बोल्ट के बीच में लगाएंगे और बोल्ट को जब टाइट करेंगे तो क्या होगा, बोल्ट को टाइट करने पे यह दोनों फिर आपस में प्रेशर के कारण आपस में ऐसे सीधे सीधे आ जाएंगे ना, आपस में सीधे सीधे आ जाएंगे, ये दोनों एक सीध में आ जाएंगे, ऊपर वाला नीचे वाला, क्योंकि जब हम टाइट करेंगे तो दोनों एक सीध में आ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, ये स्प्रिंग टाइप का है ना, तो स्प्रिंग बराबर ये वाला हिस्सा निचले हिस्से पे बराबर दाब लगाया रहेगा, या बोल्ट के हेड पे, मतलब ये सरफेस पे और ये बोल्ट के हेड पे बराबर प्रेशर लगाए रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब मशीनों में वाइब्रेशन होगा तो नट को खुलने नहीं देगा, क्योंकि ये खुद अपना प्रेशर उसमें लगा रखा है, उसे रोके रखेगा, जाम रखेगा। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा किसका, लॉक वाशर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है। ठीक है, इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है, ये आपके सामने दिख रहा है। चलिए ध्यान से देखिए इसमें किया क्या गया है, स्क्रू ड्राइवर में क्या दोनों साइड दोनों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में 90 डिग्री पे मोड़ दिया गया, इधर वाले सरफेस को इधर 90 डिग्री पे और इधर वाले सरफेस को इधर, तो एक दूसरे से विपरीत दिशा में दोनों हिस्से को एक दूसरे से 90 डिग्री पे मोड़ दिया गया है। तो यह इस वाले को हम लोग ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, जो कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यह कहां पे यूज किया जाता है, तो यह संकीर्ण जगहों पे, नैरो जगहों पे या कह लीजिए तंग स्थानों पे, कंजस्टेड जगह पे, जैसे मान लीजिए कोई मशीन का पार्ट है इस टाइप से, यह हमारा क्या हो गया, मशीन की बॉडी है,
ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे हमें मान लीजिए स्क्रू को टाइट करना है, किसी स्क्रू को हमें यहाँ पे टाइट करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्रू को टाइट करना है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर होते हैं, बड़े होते हैं ना, तो यहाँ पे लगाएंगे कैसे, अब यह बीच में है सरफेस पे, यहाँ तो स्क्रू ड्राइवर हमारा लग ही नहीं पाएगा। तो अब हम इस स्क्रू को कैसे टाइट करेंगे, ये कंजस्टेड जगह हो गया ना, या तंग स्थान हो गया ना, तो अब यहाँ पे हमारा नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर काम नहीं करेगा। तो ऐसी जगहों पर हम लोग ऑफसेट वाला यूज करते हैं। देखिए ऑफसेट वाला पतला छोटा सा हेड इसका है, आगे वाला टिप जो है छोटी सी है, तो इसको आराम से यहाँ साइड में लगाएंगे और आराम से ऐसे घुमा घुमा के टाइट कर लेंगे। तो यही है कि जहां पे तंग स्थानों कंजेस्टेड जगह हो वहां पर ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का यूज किया जाता है। इसके दोनों जो टिप होती है एक दूसरे से विपरीत दिशा में 90 डिग्री पे मोड़ दिया जाता है। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, तो यह वाला जो फिगर आपको दिख रहा है यह फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का है ना, ये ऊपर वाला फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, नीचे उसी हिसाब से हमारे पास स्क्रू भी है। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर मतलब जो प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर आप लोग देखे होंगे, प्लस टाइप का होता है ना, देख रहे हैं ये स्क्रू में खांचा कैसे कटा है, प्लस टाइप का कटा हुआ है। उसी तरह से इसके भी देखिए एक दो पीछे के साइड दो होंगे, 3 4 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों आमने सामने इधर और उधर प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर होता है, ठीक है। तो जहां पे प्लस वाले इस तरह से आपके स्क्रू दिखते हैं तो वहां पे यह वाला स्क्रू ड्राइवर यूज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। जनरली लोग आम भाषा में प्लस वाला बोल देते हैं या फिर स्टार बोल देते हैं, लेकिन इसका जो टेक्निकल नाम है वो फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है। स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, तो यह जो फिगर आपको दिख रहा है, जो सिंपल वाला आप लोग अपने घरों में स्क्रू ड्राइवर देखते हैं, उसी को स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर बोला जाता है। इसमें आपकी क्या होती है, यह हैंडल होता है हमारा, यह हमारा शैंक होता है और आगे टिप होता है, कहीं पे पॉइंट टिप या फिर कई जगहों पे इसको ब्लेड भी बोल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हैंडल हो गया, शैंक हो गया। इसकी शैंक कैसी है, बेलनाकार है, राउंड है, इसकी शेप कैसी है, राउंड है, गोल है। तो शैंक जो नॉर्मल हमारा होता है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, उसकी शैंक गोल होती है। स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर में एक हैवी ड्यूटी स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर आता है, कौन सा, यह जो अलग है, यह हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर अलग है। एक इसी में स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर में कौन सा आएगा, हैवी ड्यूटी स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। उसमें क्या फर्क होगा, तो उसकी जो शैंक होगी वो वर्गाकार होगी। क्या होगी, इसकी शैंक गोल है ना, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर की शैंक गोल होती है, लेकिन हैवी ड्यूटी स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर होगा तो उसकी शैंक कैसी होगी, यहां लिख देता हूं मैं, हैवी ड्यूटी स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। इसकी जो शैंक होती है वह कैसी होती है, स्क्वायर होती है, ठीक है। कैसी शैंक होती है, स्क्वायर होती है, वर्गाकार। इससे क्या फायदा होता है कि जब कहीं पे हमें स्क्रू को टाइट करना होता है तो शैंक इसकी वर्गाकार है, तो उस शैंक पे हम लोग रिंच वगैरह लगा करके भी इस स्क्रू ड्राइवर को यूज कर पाते हैं, टाइट कर पाते हैं। लास्ट है आपका हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। तो यह जो फिगर आपको दिख रहा है ना, यह है हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर का। इसकी ब्लेड कैसी है, इसकी शैंक देख रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट है, चपटी है, फाइल की तरह, जैसे फाइल चपटी होती है उसी तरह से इसकी शैंक क्या पूरी चपटी है, फ्लैट है। इसको हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। और यह ज्यादातर हमारा कहाँ यूज होता है, लकड़ी के कामों में। कहाँ यूज होता है, यह स्क्रू ड्राइवर हमारा लकड़ी के कामों में कारपेंटर के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी आगे यह जो पिन है, इसकी मदद से हम लोग कभी कभी लकड़ी में जो स्क्रू वगैरह फंस गया है तो यह पिन ऐसे लगा के दबा करके उस स्क्रू को भी निकालने में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है, यह फिगर दे रखा है और पूछ रहा है कौन सा लॉकिंग डिवाइस है। अभी देखिए इसके पीछे हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, मैंने फिगर भी ले रखा था। यह कैसा, देखिए इसमें यह दिखाया गया है सिंगल कॉइल वाला, सिंगल कॉइल स्प्रिंग है। और इसी के नीचे दिखाया जाए तो देखिए 1 2 ये डबल कॉइल स्प्रिंग है, DOUBLE, ठीक है, डबल कॉइल स्प्रिंग। तो यह हो गया हमारे पास सिंगल कॉइल स्प्रिंग और यह हो गया डबल कॉइल स्प्रिंग। तो ये दोनों टाइप के लॉकिंग डिवाइस में हमारी आती है। स्प्रिंग वाले में 2 टाइप का आता है, सिंगल वाला, डबल वाला, किसी को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ फिगर में सिंगल कॉइल स्प्रिंग को यूज करके दिखाया गया। देखिए क्या है, एक हिस्सा नीचे एक ऊपर। अब जब हम नट को पूरा टाइट करेंगे तो क्या होगा, यह दोनों प्रेशर होकर आपस में सीधे हो जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। फिर यह वाला हिस्सा जो इधर वाला है यह जॉब पे प्रेशर बनाए रखेगा और यह नट पे प्रेशर बनाए रखेगा। तो इससे क्या होगा, जब कंपन वाइब्रेशन होगा मशीनों में तो यह नट को खुलने नहीं देगा, लॉक करके रखेगा, इसीलिए इसको लॉक वाशर कहते हैं। कौन सा वाला था, स्प्रिंग वाला था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये बहुत आसान है, स्प्रिंग जैसा दिख भी रहा है आपको फिगर में, सिंगल कॉइल स्प्रिंग, डबल कॉइल स्प्रिंग, तो स्प्रिंग वाशर बिल्कुल आसान। टैब वाशर, तो देखिए टैब वाशर हमारा यहाँ नीचे है, यह वाला जो फिगर है ना ये टैब वाशर का। टैब वाशर की आकृति ऐसी होती है, इसकी मदद से लॉक कैसे करते हैं तो यह इस फिगर में दिखाया गया कि इसको नट के नीचे टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद इधर वाला एक हिस्सा मोड़ करके नट के फेस के साथ चिपका देंगे, मोड़ देंगे।
तब यह वाला हिस्सा जब ऐसे मोड़ दिया गया तो देखिए टैब वॉशर के ये हिस्सा हमने मोड़ा तो ये नट को पकड़ लिया। अब इसे नट को टाइट पकड़ लिया, अभी भी अगर नट घूमेगा तो ये घूम जाएगा, अगर सीधा रहता तो दूसरा जो ये लंबा वाला हिस्सा था इसको हमने मशीन के जो सरफेस है उसके साथ मोड़ दिया, तो एक हिस्सा नट को पकड़ लिया, दूसरा मशीन की सरफेस को पकड़ लिया। अब यह नहीं घूमने देगा, अब नट को पकड़ करके रखेगा, लॉक करके रखेगा। तो टैब वॉशर की मदद से इस तरह से लॉक करते हैं, ठीक है। लॉकिंग प्लेट, यह वाला जो है यह आपको लॉकिंग प्लेट दिख रहा होगा यहाँ पे। इसमें जो लॉकिंग प्लेट कितना है ये देखते हैं, यह यूज करके लॉकिंग प्लेट आपका जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, सिर्फ इतनी ही आपकी लॉकिंग प्लेट है जो मैं लाइन खींचूंगा। ये हो गया, ये हो गया आपके पास, इधर चला जाएगा, ये आ गया, और ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लॉकिंग प्लेट है। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इस नट को लॉक करके रखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी मशीन की बॉडी होगी ना, उस मशीन की बॉडी पे जब नट यहाँ लॉक टाइट कर दिया जाता है तो लॉकिंग प्लेट लगाने के बाद यहाँ पे एक होल होता है। इस होल में क्या करेंगे, मशीन की बॉडी में भी उसी सामने नीचे होल होगा और इसमें एक हम लगाएंगे अपना स्क्रू और स्क्रू को इसकी मदद से टाइट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं जो हमारा लॉकिंग प्लेट है इसमें आगे हेक्सागोनल नट के हिसाब से आकृति बनी हुई है। तो ये नट के अंदर रिंच की तरह, एक रिंच की तरह, स्पैनर की तरह लग जाएगा और उसको जब हम इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे तो ये स्क्रू अब इस लॉकिंग प्लेट को घूमने नहीं देगा और ये लॉकिंग प्लेट नट को यहाँ पकड़ रखा है। तो जब मशीनों में वाइब्रेशन होगा तो ये नट को भी खुलने नहीं देगा। तो इस तरह से हम लॉकिंग प्लेट का यूज करके नट को लॉक करते हैं, ठीक है। और जो सी ऑप्शन है आपका लॉक वॉशर है, तो जो लॉक वॉशर है ना इसी के अंतर्गत ये टैब वॉशर, लॉकिंग प्लेट, स्प्रिंग वॉशर, यह सब इसी के टाइप है, लॉक वॉशर के ही टाइप है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है आपका जीभ हेडेड की का उपयोग करने का क्या फायदा है। देखिए इसके बारे में भी उन्होंने पहले पढ़ा था, पिछले एक क्वेश्चन आ चुका है कि जो जीभ हेड की होता है, मैंने आपको बताया था कि उसमें एक साइड क्या होता है, हेड टाइप का निकला हुआ होता है जिसकी मदद से उसको शाफ्ट में लगाना और निकालना काफी आसान होता है। तो इसको हम ऐसी जगहों पे यूज करते हैं जहां पे हमें पुली या गियर वगैरह किनारे पे, ज्यादातर पुली के लिए यूज किया जाता है, जहां शाफ्ट पे किनारे पे पुली लगाना और हमें उसे ज्यादातर निकालने की जरूरत हो, तब वहां पे जीभ हेड की लगाया जाता है। जैसा कि यहाँ फिगर में देखिए दिखाया गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीभ हेड बोलते हैं। कहीं पे गी भेड़ बोलता है, कहीं पे जी भेड़ बोलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गी भेड़ यहाँ पे है ना, इसी को गी भेड़ बोला जाता है। अब देखिए कितना आसानी से शाफ्ट के अंदर लगा दिया गया, आधा शाफ्ट के अंदर खांचा कटा होगा, आधा पुली के अंदर यहाँ पे लगा दिया हमने, और इसकी मदद से इसको निकालना काफी आसान होता है। गी भेड़ की मदद से निकालना काफी आसान होता है, इस हेड में फंसा करके आसानी से निकाला जा सकता है। तो वही पूछा है गी भेड़ का उपयोग करने का क्या फायदा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी, आसानी से निकाला जा सकता है, आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल टार्क प्रदान करना। और देखिए यहाँ पे मैंने एक फिगर यह अलग से ले रखा है, एक और आपका की होता है जिसके बारे में हमने अभी पहले पढ़ा नहीं, पीछे भी क्वेश्चन आए थे पर इससे रिलेटेड आए नहीं थे और यहाँ पे भी है नहीं, बट मैंने सोचा कि यह एक की है जो आपकी काफी कंपटीशन वाले एग्जाम में भी कई बार इससे क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं, ये छूट गया है हमारा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना कि यह कौन सी की है, तो इसको हम लोग टेंजेंशियल की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल की, स्पर्शी, टेंजेंशियल की, स्पर्शी की बोलते हैं। टेंजेंशियल की जब भी यूज होती है हमारी पेयर के रूप में रहती है। कैसे रहती है टेंजेंशियल की, हमारी पेयर के रूप में रहती है। किसके रूप में रहती है, पेयर के रूप में, जोड़े के रूप में। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए टेंजेंशियल की है हमारी, एक टेंजेंशियल की इधर से इधर को ऐसे है पेपर में, तो दूसरा फिर चौड़ा वाला ऐसा इधर है तो पतला वाला इधर। देखिए दो है, इसलिए मैं देखा दो है, दोनों आपस में चिपकी हुई है, पेयर में है, पेयर में और उसके सेट में यूज किया जाता है। पहला बात तो ये ध्यान रखना कि टेंजेंशियल की हमेशा क्या रहेगा, पेयर में रहता है, हमेशा पेयर में हम लोग यूज करेंगे। दूसरा चीज, जब भी हम शार्ट पे लगाते हैं इसको तो सेट में, दो सेट में लगाते हैं। देखिए एक सेट इधर लगा दिया गया और एक सेट इसका इधर लगा दिया गया। तो यही क्वेश्चन में पूछता है कि जो टेंजेंशियल की शार्ट में, शार्ट पर यूज की जाती है दो सेट में, तो उनके बीच एंगल कितना रहता है। तो देखिए दोनों की के बीच में जो शार्ट पे हम लगाते हैं तो इनके बीच 120 डिग्री का एंगल रहता है। कितने का रहता है, 120 डिग्री का। कहाँ यूज किया जाता है, तो यह टेंजेंशियल की हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें दोनों दिशाओं में टार्क को ट्रांसमिट करना हो, दोनों दिशाओं में, बोथ डायरेक्शन, टार्क हमें ट्रांसमिट करना है, टार्क को, पावर को हमें क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, ट्रांसमिट करना है। कैसे करना है, बोथ डायरेक्शन में, दोनों दिशाओं में, बोथ डायरेक्शन। ठीक है, थोड़ी गड़बड़ हो जा रही है। तो टार्क को ट्रांसमिट जब करना बोथ डायरेक्शन में, जब दोनों दिशाओं में टार्क को ट्रांसमिट करना हो, उस केस में टेंजेंशियल की यूज किया जाता है, वो भी हाई टार्क को, जब ज्यादा टार्क को हमें करना होता है, हाई टार्क, ये ज्यादा टार्क को ट्रांसमिट करती है। ये दो तीन पॉइंट इसका आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। जो टेंजेंशियल की होती है यह स्पर्शी की बोला जाता है और यह पेयर में यूज की जाती है, और जब शार्ट पे यूज करते हैं तो दो सेट में यूज करते हैं, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है
और यह हाई टार को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। और वो भी कब यूज किया जाता है, ज्यादातर बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों डायरेक्शन में, दोनों दिशाओं में अगर हमें टार को ट्रांसमिट करना हो तो स्पेशली यही की यूज की जाती है, जब दोनों दिशाओं में, ठीक है। फ्लाई व्हील वगैरह पे हमारे यही की यूज की जाती है, जो फ्लाई व्हील होता है ना, वहां पर हमारी यही की टेंजेंशियल की यूज की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, नुकीले कोने को फिनिश करने के लिए किस फाइल का यूज किया जाता है? विच फाइल इज यूज फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर? देखिए एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर आप अपनी एक अच्छी और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके सबसे आसान तरीका है कि आप प्ले स्टोर पे चले जाइए, वहां पे ग्लोबल आईटी सर्च कीजिए, वहां पे हमारा ऐप मिल जाएगा। और उसमें क्या है कि मैंने जो है सारे चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हेडिंग वाइज, एक एक चैप्टर हेडिंग वाइज पूरा कंप्लीट पढ़ा रखा है। तो एक बार अगर आप उन सब वीडियोज को देख लेते हैं ना, तो वहां पे पूरा डिटेल में कुछ भी नहीं छूटा है, सारी चीजें आपकी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी, जो कि आपके आगे भी काम आएगा, ठीक है। बाकी अगर आप अपने से सक्षम है तो आप खुद से भी बुक खरीद करके पढ़ सकते हैं, या आपके आईटी कॉलेज में पढ़ाई हो रही है तो वहां पर भी जाके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब आप अपनी, ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया और जाके एग्जाम दे लिया, आईटी पास हो गए, काम खत्म हो गया, नहीं, आपको सिर्फ यहीं पे नहीं रुकना है, आपको आगे भी पढ़ाई करनी है, आगे भी जॉब लेना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, सबसे बड़ी चीज है कि आपकी जो थ्योरी है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार होना चाहिए। वो तैयार तभी होगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से नहीं, आपको थ्योरी पूरा कंप्लीटली अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कह रहा है आपका कि नुकीले कोने को फिनिश करने के लिए, शार्प कॉर्नर्स को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? देखिए पहला फाइल क्या है आपकी, पिलर फाइल है। पिलर फाइल क्या होता है, तो देखिए अभी पीछे भी हमने पढ़ा था, बार बार एक ही बात को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। पिलर फाइल आपका यह फिगर है, और पिलर फाइल मैंने बताया हैंड फाइल के समान होता है। हैंड फाइल से यह कम चौड़ी होती है, मोटाई उससे ज्यादा होती है। इसके भी एक ही एज पे दाता कटा होता है, दूसरा जो एज होता है वो दांतों के होता है, जिसे सेफ एज कहते हैं। और इसका यूज, चूंकि ये पतली फाइल है उसकी अपेक्षा, तो नैरो वर्क के लिए यूज किया जाता है, या फिर कीवे वगैरह की फाइलिंग करने के लिए हम लोग पिलर फाइल की यूज करते हैं। पहले भी बात हो गई, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा सा आपको रिव्यू के रूप में बता दिया। दूसरी हमारी क्या थी, रेफलर फाइल थी, ये थोड़ी नई फाइल आई है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। रेफलर फाइल क्या होता है हमारा, तो यह जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है रेफलर फाइल का है, यह हमारा नक्काशी करने के या डाई सिंकिंग करने के लिए इस फाइल का यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, डाई सिंकिंग के लिए, डाई सिंकिंग के लिए, या फिर इंग्रेविंग करना। इंग्रेविंग का मतलब नक्काशी, इंग्रेविंग, इंग्रेविंग का मतलब क्या होता है, नक्काशी होता है, नक्काशी, ठीक है। तो डाई सिंकिंग करना हो, इंग्रेविंग करना हो, नक्काशी करना हो, तो ऐसे कामों में हमारी कौन सी होती है, रिफलर फाइल यूज की जाती है। नक्काशी का मतलब समझ रहे हैं, नक्काशी कोई अलग चीज नहीं है। या फिर सिल्वर स्मिथी में भी, देखिए सिल्वर स्मिथी में भी होता है, सिल्वर स्मिथी के कार्यों में भी इस फाइल का यूज किया जाता है। नक्काशी का जो मतलब होता है ना, जैसे आप चांदी के आभूषण या आभूषण वगैरह जो बनते हैं, तो आभूषणों पे देखिए उधर डिजाइन बना होता है ना, जो डिजाइन होता है मतलब उसी को नक्काशी कहते हैं, नक्काशी करना, डिजाइन बनाना। तो उस टाइप के कामों में देख रहे हैं आगे ऐसे नुकीला नुकीला बना हुआ है इस फाइल में, तो नक्काशी इंग्रेविंग करने के लिए भी रिफलर फाइल का यूज किया जाता है, ठीक है। बैरेट फाइल क्या है, जो ऑप्शन सी यहाँ पे है, तो ये बैरेट फाइल यहाँ पे नीचे वाला जो है बैरेट फाइल हमारा, इसको ये कौन नाम से जानते हैं, बैरेट फाइल को हम लोग कैंट फाइल के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से, कैंट फाइल, बैरेट फाइल को हम लोग कैंट फाइल के नाम से भी जानते हैं। यह त्रिभुज की आकृति की होती है, त्रिभुजाकार होती है। कौन सी आकृति की होती है, त्रिभुजाकार होती है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर गड़बड़ बन गया, ये एक सरफेस लंबी होती है और दो छोटी होती है, त्रिभुजाकार आकृति की। तो त्रिभुजाकार आकृति की हमारी ट्रायंगुलर फाइल भी होती है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखिए जो ट्रायंगुलर फाइल हमारे पास होता है ना, उसकी तीनों भुजाएं एक बराबर होता है। ट्रायंगुलर फाइल का तीनों भुजाएं एक बराबर होता है, तीनों कोण उसके कितने के होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं, तीनों एंगल। और तीनों सरफेस पे हमारे दांते कटे होते हैं, तीनों सरफेस पे दांते कटे होते हैं। और बैरेट फाइल में क्या होता है, बैरेट फाइल का यह ऊपर वाला जो एंगल होता है यह 120 डिग्री का होता है, बाकी यह दोनों जो एंगल होते हैं हमारे कितने के होते हैं, 30-30 डिग्री की होते हैं, यह दोनों एंगल 30-30 डिग्री की होते हैं। और इसके तीनों सरफेस पे दांते नहीं कटे, सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस पे दांता कटा होता है, वह कौन सा होता है, तो जो सबसे चौड़ी सरफेस नीचे वाली होती है, जो सबसे चौड़ी सरफेस नीचे वाली होती है सिर्फ उस पे दांता कटा होता है। तो यह इन दोनों में फर्क हो गया, किसमें, ट्रायंगुलर फाइल में, त्रिभुजाकार में, और बैरेट फाइल में, ठीक है। एक चीज और, जैसे ट्रायंगुलर फाइल है हमारे, तो इसका सभी एंगल 60 डिग्री का है, मतलब 60 डिग्री से कम के कोण के खांचे को, कम कोण के खांचों को नहीं घिस पाएगा, खांचों के लिए उपयुक्त नहीं है, काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन इसका देखिए उपयुक्त नहीं, ठीक है। इसमें देखिए इसका एंगल 30-30 डिग्री का, मतलब अगर 60 डिग्री से कम कोण का भी अगर खांचा होगा तो उसके लिए भी हम लोग बैरेट फाइल यूज कर पाएंगे। यह भी एक इनमें डिफरेंस हो गया, क्लियर। बाकी एक चीज और जो इसने पूछा था कि नुकीले कोने को फिनिश करने के लिए, तो जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं उनको फिनिश करने के लिए भी हम लोग यही कौन सा, बैरेट फाइल यूज करते हैं। कौन सी फाइल यूज करते हैं,
बैलेट फाइल यूज कर सकते हैं। चलिए अगला है लास्ट आपका वार्डिंग फाइल। यह जो फिगर आपको दिख रहा है यह वार्डिंग फाइल का है ना, यह वाले जो फिगर है यह हमारे किसका है, वार्डिंग फाइल। वार्डिंग फाइल, यह फाइल कहाँ यूज किया जाता है, तो देखिए पहले ही क्वेश्चन आ चुका है कि ताले की मरम्मत करनी हो या फिर कीवे में वार्ड नाच करना हो, ताले की मरम्मत हो या कीवे में वार्ड नाच के लिए हमारी यह वार्डिंग फाइल यूज होती है। देखिए वार्ड नाच और वार्डिंग नाम में है ना, कीवे में वार्ड नाच करना है और इसके भी नाम में वार्डिंग लगा हुआ है, याद रहेगा ना, वार्ड नाच और वार्डिंग फाइल। ठीक है, इसके आगे का हिस्सा देख रहे हैं तो इसके जो आगे वाला हिस्सा होता है दोनों सतह आके एक पॉइंट पर मिल जाती है, इसीलिए हम लोग इसको संकीर्ण जगहों के लिए भी यूज कर पाते हैं। ठीक है, संकीर्ण जगहों के लिए भी इस फाइल को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है इस फाइल का नाम क्या है, देखिए यहाँ पे फिगर दिखा रखा है और इस फाइल का नाम पूछ रहा है। हम देख रहे हैं कि इसके साथ यह एक हैंडल लगाया गया है, जैसे कि लकड़ी के लिए जो रंदा यूज किया जाता है उसमें हैंडल होता है, कुछ इस टाइप से यहाँ पे भी हैंडल है। यहाँ पे आपकी फाइल है, इस फाइल पे क्या होता है, एक ही साइड दाता कटा होता है, पीछे वाला जो साइड होता है वो बिना दाते का होता है, क्योंकि हम पीछे वाले साइड पे इस हैंडल को सेट करते हैं। आई बात समझ में? तो यह फाइल क्या होती है, यह जो फाइल होती है यह टिंकर फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है, टिंकर फाइल होती है। टिंकर फाइल को हम लोग ब्लॉक फाइल के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से, ब्लॉक फाइल। तो टिंकर फाइल को ब्लॉक फाइल के नाम से जानते हैं। इस फाइल में एक ही साइड दाता कटा होता है, दोनों साइड होल बने होते हैं, और जो दूसरा हिस्सा होता है वो बिना दांतों का होता है। उसी हिस्से पर हम लोग इस हैंडल को फिट करते हैं और जैसे रंदा का हैंडल होता है उस टाइप से बन जाता है। इसलिए इसका यूज बड़ी सरफेस की फिनिशिंग के लिए किया जा सकता है, या फिर ऑटोमोबाइल में टिंकरिंग के पश्चात उसकी बॉडी की फिनिशिंग के लिए। किसमें, ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल में टिंकरिंग के बाद बॉडी की फिनिशिंग के लिए हम लोग इस टिंकर फाइल का यूज करते हैं, या फिर बड़ी सरफेस के लिए। अगला है आपका क्या, क्रॉसिंग फाइल। यह जो फिगर आपको दिख रहा है ना, यह हमारा किसका है, क्रॉसिंग फाइल का। क्रॉसिंग फाइल को हम लोग फिश बैक फाइल के नाम से भी जानते हैं। क्या, फिश बैक फाइल। ठीक है, फिश बैक फाइल, मछली फिश वाला, ठीक है, फिश बैक फाइल। इसमें देख रहे हैं इसमें दो भाग होते हैं, इसके सरफेस के दो भाग होते हैं, दोनों अर्धवृत्ताकार आकृति के होते हैं और दोनों का रेडियस अलग होता है। इसका रेडियस अलग होगा, R1 होगा, तो इसका रेडियस R2 होगा, क्योंकि अगर रेडियस सेम हो जाता दोनों का तो वृत्ताकार बन जाएगा ना। अगर दो भाग, इसका भी रेडियस इधर वाला भी सेम इधर वाला भी सेम, तो दोनों मिलाकर वृत्ताकार बन जाएंगे। पर देख रहे हैं वृत्ताकार नहीं, इस आकृति को दिखाया गया कि इसकी आकृति ऐसी है। मतलब जो क्रॉसिंग फाइल होती है यह दो अलग अलग अर्धगोलाई से मिलकर के बना होता है। इसका यूज कहाँ करेंगे, तो देखिए कर्व टाइप का, तो कर्व सरफेस के लिए, इसके लिए कर्व सरफेस की फाइलिंग के लिए। ठीक है, कौन सा, क्रॉसिंग फाइल। उसके बाद आता है स्विच पैटर्न फाइल। तो ये वाला जो फिगर है आपका यह स्विच पैटर्न फाइल का है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि पहले बात हो चुकी है कि भाई जो स्विच पैटर्न फाइल होता है इसे हम लोग प्राथमिक फिनिशिंग उपकरण के नाम से भी जानते हैं और प्रिसीजन स्मूथिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ड्रेड नॉट फाइल, यह भी पहले आ चुका है। ड्रेड नॉट फाइल, इसके बारे में भी हम लोग पहले पढ़े थे। ड्रेड नॉट फाइल क्या होता है, तो जो ड्रेड नॉट फाइल होता है हमारा नाम, यह यूज किया जाता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए, एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, ऐसी चीजें जो सॉफ्ट मटेरियल उनकी घिसाई के लिए, या फिर नॉन मेटेलिक के लिए, नॉन मेटेलिक के लिए यूज किया जाता है, या फिर कह लीजिए लकड़ी व प्लास्टिक की घिसाई के लिए, लकड़ी व प्लास्टिक के घिसाई के लिए। प्लास्टिक वाला जरूर याद रखिएगा, प्लास्टिक की घिसाई के लिए। ठीक है, प्लास्टिक की घिसाई के लिए। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में ना स्पेशली पूछ रखा है कि प्लास्टिक की घिसाई के लिए, प्लास्टिक की फिनिशिंग के लिए, प्लास्टिक घिसने के लिए कौन सी फाइल यूज की जाती है, तो ड्रेड नॉट फाइल ही होती है। इन पॉइंट को आप जरूर नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आकृति की पुष्टि के लिए, ठीक है, आकृति की पुष्टि के लिए मतलब उसके के शेप को चेक करने के लिए, उसकी आकृति को चेक करने के लिए, वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे। तो आकृति को चेक करना, आकृति चेक करना मतलब क्या, किसी जॉब के शेप को चेक करना। शेप का मतलब उसका प्रोफाइल कैसा है, प्रोफाइल का मतलब प्रोफाइल गेज। नाम बस ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपका आंसर वहीं से मिल जाएगा कि उसकी आकृति को चेक करना, आकृति मतलब शेप चेक करना, शेप का मतलब उसकी प्रोफाइल से हो गया और प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल गेज, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह अलग अलग आकृति का यह गेज बना होता है। जैसे आपके वस्तु की आकृति या शेप होगा उसी शेप में आपका यह गेज बनाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्कपीस भी है या बीच में क्या है, वर्कपीस है और ये हमारा प्रोफाइल गेज है ऊपर। प्रोफाइल गेज का मैं फिगर खींच देता हूँ आपको,
प्रोफाइल गेज कितना है आपका, यह इस टाइप से, इस टाइप से और इस टाइप से, यह हमारा क्या है, प्रोफाइल गेज है। इसका मतलब यहाँ पे हमारी वस्तु कैसी रही होगी, तो वस्तु हमारी इस टाइप से है, यह है, यह है, और इधर से देखिए ऐसे गोलाई में, और इधर से ऐसे गोलाई में, यह हमारा कालखंड है बीच में। इस कालखंड को चेक करने के लिए हमारा इस आकृति का प्रोफाइल गेज, अब इसको इस पे लगा करके इधर चढ़ा के लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी आकृति सही है या नहीं है। वैसे ही नीचे वाले में देखिए दिखाया गया है, यह जो ऊपर वाला है हमारा, यह क्या है हमारा, यह है प्रोफाइल गेज। और नीचे हमारा क्या है, यह वस्तु डॉट डॉट के रूप में बनाया गया। तो जिस आकृति की, मतलब जिस आकृति का, जिस शेप का हमारा वस्तु रहेगा, उसी हिसाब से हमारा प्रोफाइल गेज बना दिया जाएगा, उसकी आकृति के हिसाब से। फिर उसको उस पर लगा करके हम लोग चेक करेंगे कि उसकी आकृति या शेप चाहिए सही है या नहीं। इसका मतलब आकृति की पुष्टि करने के लिए जो हमने लगाया वो क्या है, हमारा प्रोफाइल गेज होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्नैप गेज क्या होता है, देखिए ये वाला जो फिगर है हमारा स्नैप गेज का है, यह भी पहले आ चुका है। प्लेन स्नैप गेज या स्नैप गेज बोलते हैं। इसकी मदद से हम किसी, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी जॉब की बाहरी साइज को जनरली चेक करने के लिए, इसके लिए जॉब की बाहरी साइज को चेक करने के लिए, जैसे इसकी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई या फिर व्यास को भी इसकी मदद से चेक किया जा सकता है, बाहरी व्यास को। कैलिपर गेज, यह वाला जो फिगर है हमारा, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। यह वाला जो फिगर है हमारा किसका है, कैलिपर गेज का है। कैलिपर गेज को हम लोग एडजस्टेबल कैलिपर गेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें दो एन्विल है, एक एन्विल यह और एक यह, दोनों एन्विल क्या होती है, एडजस्ट की जा सकती है। एन्विल है दोनों, और दोनों एन्विल एडजस्ट होती है, इनकी साइज को कम ज्यादा किया जा सकता है। आगे वाली गो होती है, पीछे वाली नो गो होती है। चूंकि हम इनके एन्विल को एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको एडजस्टेबल कैलिपर गेज भी बोलते हैं, या फिर सिंगल इंडेड। देखिए यहाँ पे डबल है ना, डबल इंडेड स्नैप गेज बोल सकते हो। उसी तरह से इसका दोनों सिरा एक गो और नो गो एक ही साइड हो गया, इसीलिए इसको सिंगल इंडेड स्नैप गेज भी बोल दिया जाता है, सिंगल इंडेड स्नैप गेज, या फिर कैलिपर गेज कहिए, या फिर एडजस्टेबल कैलिपर गेज भी बोलते हैं, एडजस्टेबल कैलिपर गेज। ठीक है, तो ऊपर हमारा क्या हो गया, एडजस्टेबल एन्युअल हो गया, और नीचे फिक्स्ड एन्युअल होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको एडजस्टेबल एन्युअल गेज, सिंगल इंडेड, सॉरी हाँ, सिंगल इंडेड स्नैप गेज और एडजस्टेबल कैलिपर गेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला फिगर देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक, लास्ट क्या, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो आप लोग जानते हैं जो प्रोग्रेसिव गेज लिखा हुआ है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज ही होता है जो कि आंतरिक माप को चेक करता है। फर्क क्या है कि एक नॉर्मल प्लग गेज होता है जिसे हम लोग डबल इंडेड प्लग गेज भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, डबल इंडेड मतलब गो और नो गो दो सिरे पे बने होते हैं। जब गो और नो गो एक ही सिरा के साइड, एक ही साइड बना दिया जाए, जैसे कि ये देखिए, ऐसा नहीं लग रहा कि एक हिस्सा या फिर इससे प्रोग्रेस करता हुआ, ऐसा लग रहा है कि एक ही साइड क्रम में बढ़ता जा रहा है, प्रोग्रेस करता जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते हैं। इसमें गो और नो गो एक ही साइड होता है, जबकि डबल इंडेड में गो और नो गो अलग अलग साइड होते हैं, दोनों दो सिरों पर होते हैं। ये फर्क है हमारा क्या, प्रोग्रेसिव प्लग गेज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है फिलर गेज का उद्देश्य क्या है। देखिए ये तो मैं कई बार बता चुका हूं, फिलर का मतलब फिल हो जाना, भर जाना। किन्हीं दो पार्टों के बीच में गैप है तो उनके बीच में इसको फिल करते हैं, भर देते हैं, और फिर उस ब्लेड पर उसका माप लिखा होता है, उसको पढ़ करके हमें पता चल जाता है कि उसमें गैप कितना है। जैसे मान लीजिए एक पार्ट यह है और दूसरा पार्ट इसके नीचे है, जब दो पार्ट कहीं भी रखे होंगे आपस में एक दूसरे के ऊपर, तो थोड़ा बहुत गैप तो जरूर रहेगा, मामूली सा ही गैप लेकिन रहेगा। तो इस गैप को चेक करने क्या करेंगे, यह फिलर गेज का हमारे पास फिगर है। कई सारी ब्लेड होती है, सभी ब्लेड पे माप लिखा होता है कि 0.03 mm वाली है, या 0.04 mm वाली है, या 0.05 mm वाली है, 0.06 mm वाली है, 0.07 mm वाली है, 0.08 mm वाली है। इस तरह से करके 4 सेट में पाया जाता है टोटल। इसके ब्लेड की जो लंबाई रहती है, लंबाई 100 mm होती है। 100 mm क्या होता है, लेंथ होता है, लंबाई होता है। वहीं पे विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो 12 mm रहता है। वहीं पे इसके स्टेप की बात की जाए कि एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड की मोटाई में कितना अंतर होता है, तो देख रहे हैं ना, 0.03, 0.04, 0.05, मतलब 0.01 का डिफरेंस आ रहा है। तो इनके ब्लेड में मोटाई में 0.01 mm का स्टेप में ये बनाई जाती है, या कह सकते हैं एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड की मोटाई में 0.01 mm का अंतर रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फिलर गेज हो गया, ये चीज मैंने बता दी। अब इसके ब्लेड को क्या करेंगे हम लोग, इसमें डाल करके चेक करेंगे गैप कितना। जैसे मान लो 0.03 वाला मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, आसानी से चला गया। इसको निकाल के 0.04 वाला डालेंगे, वह भी आसानी से चला गया। फिर इसको निकाल के 0.05 डालेंगे तो यह हल्का सा टाइट जाएगा। 0.06 वाला पता चला इसके अंदर जा ही नहीं रहा है, 0.05 वाला हल्का सा टाइट चला गया इसके अंदर, लेकिन 0.06 वाला इसके अंदर नहीं जा रहा है।
इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इनके बीच में गैप कितना है, 0.05 mm का है। कई बार ऐसा भी होता है कि गैप ज्यादा होता है और एक ब्लेड से काम नहीं चलता है, एक ब्लेड उस मोटाई की नहीं होती है, तो हम लोग 2-3 ब्लेडों को आपस में चिपका करके फिर इसके अंदर डाल देते हैं। मान लीजिए 3 ब्लेड को डालने पर इसके अंदर तब जाकर के इसका माप हम ले पाए, तो वो 3 ब्लेडों पे जो माप लिखा होगा इनको आपस में जोड़ लेंगे, वही इसका गैप हो जाएगा, वही इसका क्लियरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो गैप की जांच करने के लिए तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी जो यहाँ पे दे रखा है, मिलने वाले भागों के बीच गैप जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, इस गेज का नाम क्या है। यहाँ पे एक गेज दिखा रखा है, पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। ध्यान से देखिएगा, अब तक तो आप लोग पहचान गए होंगे कि क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड वायर गेज। यह जनरली हमारा जो यूज किया जाता है वो 0 से 36 गेज वाला मिलता है, कहीं कहीं पे 0 से 40 वाला भी रहता है। ठीक है, 0 से 36 गेज होता है। कई बार इसकी माप की बात करें तो यह जो 0 नंबर होता है यह सबसे बड़ा होता है, यह लगभग इसकी साइज 0 गेज की 8 mm होती है। जबकि वहीं पे 36, अगर 36 गेज तक वाला होगा तो 36 गेज वाली की बात करें तो 0.200 mm होता है। वहीं पे 40 गेज वाले की बात करें, अगर 40 गेज, तो फिर 40 का जो गेज का मान जो होता है वो 0.125 mm होता है। मतलब सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका है, 0 वाले का है। 0 वाला 8 mm का होता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड वायर गेज है, जैसे जैसे गेज का मान बढ़ेगा उसका साइज कम होता जाएगा। मतलब अगर आपसे कोई कहे 18 गेज मोटा है या 16 गेज, तो अगर साइज कम है तो वह मोटा है, 16 गेज मोटा होगा, 18 गेज पतला होगा, क्योंकि जैसे जैसे गेज का मान बढ़ेगा देख रहे हो उसकी साइज कम होती जा रही है। 0 गेज 8 mm के बराबर था, जबकि जब हम 40 गेज पे चले गए तो वो 0.125 mm के ही बराबर है। जैसे जैसे गेज का मान बढ़ेगा उसका साइज कम होता जाता है। ठीक है, तो कई बार होता है लोग सीट वगैरह लेने जाते हैं मार्केट वगैरह में, तो होता है ना कि यह सीट कितनी 18 mm मोटी, अरे 18 गेज की, सब गेज में बताते हैं कि यह सीट 18 गेज मोटी है, या अगर आप सीट लेंगे तो यह 16 गेज मोटी है। तो आपने सोचा यार 18 गेज वाला ले लेते हैं, नहीं, यहाँ पे उल्टा है, 18 गेज लेंगे तो पतला रहेगा, 16 गेज वाला मोटा रहेगा। तो जितना गेज का मान कम उतनी ही सीट आपकी अधिक मजबूत। ठीक है, इसका क्या होगा, तो इसकी मतलब देखिए, स्टैंडर्ड वायर गेज, वायर के व्यास को, वायर के डायमीटर को चेक किया जा सकता है, प्लस सीट की मोटाई को भी चेक कर सकते हैं, सीट की मोटाई को भी चेक किया जा सकता है। ये जो आगे वाला हिस्सा है देख रहे हैं, यह सीट की मोटाई चेक करता है और यह टायर को चेक कर देता है। चलिए, अगला क्या है, यहाँ पे ड्रिल गेज। ठीक है, ड्रिल गेज कौन सा है, तो यहाँ पे जो अलग सा आपको फिगर दिख रहा है ड्रिल गेज का ना, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं मैं। यह जो फिगर आपको दिख रहा है यह ड्रिल गेज का है। ड्रिल गेज का काम क्या होगा, तो हमारे पास टेपर वाला सैंक वाला ड्रिल बीट होता है, और एक क्या होता है, पैरेलल। ठीक है, तो टेपर के लिए जो पैरेलल बीट वाली होती है, पैरेलल सैंक वाली जो बीट होती है हमारी ड्रिल बीट, पैरेलल सैंक वाली ड्रिल बीट होती है, उनके डाया को चेक करने के लिए, उनके साइज को चेक करने के लिए ड्रिल गेज यूज किया जाता है। आई बात समझ में। इसमें देखिए अलग अलग साइज के होल बने हुए हैं और सबका मान लिखा है कि 0.34 है, 0.234 है, 0.238 है, 0.242 है, सबका साइज लिखा हुआ है। तो हम अपना जो पैरेलल सैंक वाली ड्रिल बिट होगी उसको लेकर के सभी होल में डाल करके चेक करेंगे। जिस होल में उसका साइज एकदम सही परफेक्ट बैठ जाएगा उस पर उसका माप लिखा होगा, उसको पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह ड्रिल बिट किस साइज का है। तो आप कह सकते हो कि जो ड्रिल गेज है, ड्रिल बिट के साइज को चेक करने के लिए, वो भी कौन सी ड्रिल बिट को, पैरेलल वाले, पैरेलल सैंक वाले को, टेपर सैंक वाले को नहीं चेक करेगा यार। ठीक है, यह ए से जेड वाला देखिए दो टाइप से होता है, 1 से 80 नंबर तक वाला भी होता है, ए से जेड वाला होता है। यहाँ पे जो है प्लेट मैंने दिखाया ये ए से जेड वाला है। ए सबसे छोटे माप को बताता है, ए सबसे छोटे माप को बताता है, जबकि जेड वाला सबसे बड़े माप को बताता है। ठीक है, जबकि नंबर में उल्टा हो जाता है, 1 नंबर सबसे बड़े वाले को बताएगा, बड़े साइज को, और 80 नंबर छोटे साइज को। सबसे बड़े साइज को 1 नंबर और सबसे छोटे साइज को 80 नंबर बताएगा। गेज टाइप का यह है। ठीक है, सेंटर गेज क्या होता है, तो यह फिगर जो आपको दिख रहा है यह सेंटर गेज का है। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो सेंटर गेज होता है हमारा, इसमें क्या होता है, दोनों साइड यहाँ पे 60 डिग्री का इधर भी बना होता है और इधर भी 60 डिग्री का बना होता है। दोनों कितने कितने के होते हैं, इधर भी 60 डिग्री और इधर भी 60 डिग्री। ठीक है, यह मीट्रिक थ्रेड को चेक कर सकता है, या फिर मेन क्या है, सेंटर गेज का काम किस लिए है, तो जो थ्रेडिंग टूल होते हैं लेथ मशीन पे, जैसे सिंगल पॉइंट वाला, सिंगल कटिंग वाला, सिंगल पॉइंट वाला जो थ्रेडिंग टूल यूज किया जाता है, उनके एंगल को चेक करने के लिए, जो थ्रेड कटिंग टूल होते हैं उनके एंगल को चेक करने के लिए, उन थ्रेड कटिंग टूल को चेक करने के लिए कि वो उसका एंगल सही है या नहीं, उसके लिए हम लोग जनरली सेंटर गेज यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको मीट्रिक थ्रेड काटना होगा तो उस समय जो आप यूज करेंगे सिंगल कटिंग टूल थ्रेड वाला, उसका एंगल 60 डिग्री पे रहेगा। वहीं पे बीए थ्रेड काटना है तो उसके लिए 47.5 डिग्री होगा, जैसे यह वाला 47.5 डिग्री जनरली रहता है, कितना, 47.5। और वहीं पे अगर आपको बीएसपी बीएसएफ थ्रेड काटना है तो वो 55 डिग्री रहेगा।
उस हिसाब से उस टूल को हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 47.5 को इसमें चेक कर लेंगे, बीए वाले को बीएसपी बीएसएफ वाला है तो उसको इसमें चेक कर लेंगे, मीट्रिक वाला तो वहां चेक कर लेंगे। और आपको मालूम है लेथ मशीन में जो सेंटर होता है, लेथ मशीन का सेंटर इस टाइप से होता है ना, लेथ मशीन का जो सेंटर होता है, ठीक है, तो यह आगे हिस्सा इसका भी कितने पे होता है, 60 डिग्री पे रहता है। तो लेथ मशीन के सेंटर को भी चेक इसमें किया जा सकता है। यह क्या हो गया हमारा सेंटर गेज हो गया। प्रोफाइल गेज, प्रोफाइल गेज का फिगर यह है और इसको जस्ट अभी हमने पीछे पीछे देखा है, तो पीछे वाले वीडियोज में देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला अगर आप बाहरी ब्याज की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है, देखिए बाहरी ब्याज की बात कर रहा है और हम लोगों ने इस चीज को भी पहले पढ़ा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमें बाहरी ब्याज चेक करना है तो जैसे रिंग का मतलब अंगूठी, अंगूठी जो होती है उंगली के ऊपर पहनी जाती है तो बाहर पहना जाता है, तो बाहरी माप चेक करेगा, मतलब बाहरी माप चेक करना है तो रिंग गेज। प्लग मैंने बताया था प्लग सॉकेट के अंदर चला जाता है, इसलिए जहां भी प्लग नाम आ जाएगा इसका मतलब वो आंतरिक माप को लेगा। तो यहाँ बात कर रहा है बाहरी ब्याज की जांच करने की, किसकी, बाहरी का मतलब है कि हमें रिंग लगा हुआ चाहिए, प्लग वाला रहेगा तो वो अंदर की माप चेक करेगा, प्लग होगा नहीं तो देखिए जैसे पहले ऑप्शन में प्लग है यह भी गलत हो जाएगा, लास्ट वाले में भी प्लग लगा है यह भी गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हमें प्लग से काम नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिंग गेज। अब देखिए रिंग वाला दो मिल रहा है, एक प्लेन रिंग गेज एक टेपर रिंग गेज, कौन सा सही होगा, तो यह कह रहा है बाहरी ब्याज, सिर्फ बाहरी ब्याज बोला है तो फिर प्लेन रिंग गेज जो कि यह वाला फिगर है, ठीक है, प्लेन रिंग गेज होगा, इसके ऊपर नर्लिंग किया गया जिससे हाथों की ग्रिप बनी रहे, इसकी मदद से हम लोग बाहरी ब्याज चेक करेंगे। टेपर रिंग गेज कब सही होता, जब वो पूछ लेता, टेपर रिंग गेज का यह वाला फिगर, टेपर रिंग गेज कब होता, जब इसमें कह देता कि हमें बाहरी टेपर को चेक करना है, रिंग गेज बाहरी ही चेक करेगा, अगर नॉर्मल रिंग गेज है तो बाहरी ब्याज चेक करेगा, टेपर रिंग गेज है तो बाहरी टेपर को चेक करेगा। तो अगर वही क्वेश्चन में क्या कहता कि बाहरी ब्याज के टेपर को जांचने के लिए या बाहरी टेपर को जांचने के लिए, तब टेपर रिंग गेज हो जाता, पर नॉर्मल बोला है बाहरी ब्याज तो फिर प्लेन रिंग गेज रहेगा, ठीक है। प्लग गेज, तो यह वाला जो फिगर है हमारा प्लग गेज का देख रहे हैं, डबल इंडेड प्लग गेज है, लंबा वाला सिरा गो होता है, छोटा वाला नो गो होता है, जबकि रिंग गेज में उल्टा होता है, इसमें छोटा वाला गो होता है, जो लंबा वाला होता है वह नो गो होता है। और नो गो को पहचानने का एक और तरीका होता है कि जो रिंग गेज होता है नो गो वाले सिरे में उसमें बीच में सर्कुलर कट बना होता है। यह हमारा डबल इंडेड प्लग गेज है, एक गो एक नो गो है, या आंतरिक माप को चेक करेगा या उसके होल के अंदर चला जाएगा और उसको चेक करेगा, और यह शाफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है तो बाहरी माप को चेक करता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज ये वाला फिगर है, इसका भी बात हमने किया था कि भाई डबल इंडेड वाले में या फिर नॉर्मल प्लग गेज में उसके जो गो और नो गो होते हैं दोनों सिरे पर होते हैं, जबकि इसमें एक ही सिरा पर गो और नो गो दोनों होता है, लंबा वाला गो और छोटा वाला नो गो, ये मुझे कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया, यह भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जब दो स्लिप गेज को एक साथ जोड़ते हैं, देखिए यही फायदा है ना कि हम लोग सारे ऑप्शन को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि जो अगला क्वेश्चन आ रहा था ऐसा लग रहा है कि इसको पढ़े हैं, पढ़ा रखे हैं या पढ़ रखे हैं, जानते हैं, क्यों, क्योंकि हमने सारे ऑप्शन को सॉल्व कर रखा है। तो यही फायदा होता है जब हम सारे ऑप्शन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन वगैरह करने में दिक्कत नहीं आती है। आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया, स्लिप गेज आपस में ऐसे रखते हैं, आपको मालूम है कि जब दो स्लिप गेज को आपस में जोड़ना होता है तो पहले उन दोनों को आपस में क्रॉस में रखते हैं, फिर उन्हें घुमा करके एक दूसरे के सीध में ले आते हैं, फिर आगे थोड़ा ले जाते हैं, फिर वापस पीछे ले आते हैं, तो इससे क्या होता है उनके बीच में जो एयर रहती है दोनों सरफेस के बीच में वो वहां से हट जाती है, बाहरी एटमॉस्फेयर का जो एयर है वो दोनों सरफेस से हट जाएगा, और फिर जब एयर हट जाएगी तो दोनों के बीच में वैक्यूम बन जाएगा और दोनों जो स्लिप गेज है आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगी और जुड़ जाएंगी, और इस प्रोसेस को रिंगिंग प्रोसेस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रिंगिंग प्रोसेस, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने के लिए, जोड़ने का तरीका भी मैंने बता दिया, और जोड़ने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको रिंगिंग प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि मान लीजिए एक स्लिप गेज आपके पास इस साइज का है, दूसरा स्लिप गेज हमारे पास इससे थोड़ा बड़ा है, तीसरा स्लिप गेज हमारे पास इससे भी थोड़ा बड़ा है, तो अगर मान लीजिए हमें तीन स्लिप गेज को एक साथ रिंगिंग प्रोसेस के द्वारा जोड़ना है, तीन स्लिप गेज को एक साथ रिंगिंग प्रोसेस के द्वारा जोड़ना है, और ये अलग अलग साइज है, या सबसे छोटा है फिर मीडियम फिर सबसे बड़ा, तो हम कौन से वाले से रिंगिंग प्रोसेस शुरू करें, पहले सबसे छोटे से को इसके साथ जोड़े फिर इसको इसके साथ जोड़े, या सबसे बड़े को इसके साथ जोड़े फिर इसके साथ जोड़े, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे बड़े वाले से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़े वाले से स्टार्ट किया जाएगा, सबसे बड़े वाले से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक। अब देखिए ये तो रिंगिंग वाला हो गया, बाकी भी जो ऑप्शन है उनको हम लोग देख लेते हैं कि बाकी क्या ऑप्शन, जैसे पिनिंग, पिनिंग क्या होता है, तो पिनिंग हमारा जो रिलेटेड है ना, यह रिलेटेड किससे है, यह रिलेटेड हमारा फाइल से, जबकि यहीं पे बात करें ग्लेजिंग और लोडिंग तो यह दोनों जो रिलेटेड है हमारे किस चैप्टर से रिलेटेड है, ग्राइंडिंग से, ठीक है।
चलिए अब देख लेते हैं कि प्रोसेस है क्या दरअसल। पिनिंग क्या होता है, तो जब हम किसी फाइल के द्वारा किसी मेटल को घिसते हैं, उसकी फाइलिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। जब आप मेटल को घिसते हैं तो मेटल किस रूप में कटता है फाइल के द्वारा, चूड़ के रूप में, बारीक चूड़ के रूप में, वो बारीक पाउडर या चूड़ के रूप में उसमें से उसके चिप्स निकलते हैं। जब आप फाइल के द्वारा किसी मेटल की घिसाई करते हो, फिनिशिंग करते हो, तो वह उसमें से बारीक चूड़ के रूप में निकलता है और उसके जो चिप्स होते हैं वो क्या करते हैं, फाइल के दांतों के बीच में भर जाते हैं। जब हम किसी फाइल के द्वारा किसी जॉब को घिसते हैं तो वह जो जॉब का चूड़ निकल रहा है, जब वो फाइल के दांतों के बीच में भर जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वह पिनिंग ऑफ फाइल है, फाइल की पिनिंग बोला जाता है। मतलब जॉब के चूड़ निकल करके फाइल के दांतों के बीच में भर जाए तो वही पिनिंग कहलाता है। उससे दिक्कत क्या होती है कि जो चूड़ वो भर जाएंगे तो सही से कटाई नहीं करेगा, दूसरा उसके जो चूड़ है बीच बीच में आपके जॉब के सरफेस पे गिरते रहेंगे, तो जब आप फाइलिंग करोगे तो वो सरफेस पे स्क्रैच मारेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, पिनिंग ऑफ फाइल। और जस्ट इसी से मिलता जुलता आपका लोडिंग भी है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे जो जॉब के चूड़ थे या उसके जो चिप्स थे वो फाइल के दांतों के बीच भर जा रहे थे, तो पिनिंग ऑफ फाइल हो गया। और अगर वही क्या हो, जॉब को हम ग्राइंडिंग पे, मैंने बताया लोडिंग ग्राइंडिंग से रिलेटेड है, तो जब हम जॉब को ग्राइंडिंग मशीन पे घिसते हैं तो ग्राइंडिंग मशीन में क्या होता है, जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो हमारे कई सारे अब्रेसिव पार्टिकल, तीक्ष्ण धार वाले अब्रेसिव पार्टिकल होते हैं जो कई लेयर में आपस में ऐसे चिपका चिपका करके क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ग्राइंडिंग व्हील पूरा अलग अलग तीक्ष्ण धार वाले इस तरह से हमारे अब्रेसिव पार्टिकल को मिला करके बनाया जाता है। तो जब हमारा यह क्या होगा, जॉब को हम इस ग्राइंडिंग व्हील पर घिसेंगे तो जॉब के जो चूड़ होंगे क्या होंगे, ग्राइंडिंग व्हील के बीच में भर जाएंगे। ग्राइंडिंग व्हील के जो अब्रेसिव पार्टिकल है इनके बीच में भर जाएंगे। जब इनके बीच में भर जाएंगे तो समझ लीजिए क्या हो गया, जो हमारा चिप्स था, जॉब का जो बुरादा था वो इसके बीच में भर गया, मतलब लोड हो गया, इसलिए लोडिंग कहते हैं। क्लियर हुआ, दोनों बिल्कुल सेम है। जब जॉब के बुरादे फाइल के दांतों के बीच में भर जाए तो पिनिंग, जब वही जॉब घिस रहे हैं ग्राइंडिंग मशीन पे तब उसका बुरादा जो होगा, जो चिप्स होगा, वो कहां भरेगा, वो ग्राइंडिंग मशीन के जो ग्राइंडिंग व्हील के दांतों के बीच में भर जाएगा, उनके बीच में फंस जाएगा, तो लोडिंग। ठीक है, ये दोनों एकदम एक जैसा हो गया। उसके बाद अलग चीज क्या है, ग्लेजिंग। ग्लेजिंग क्या है, तो देखिए ग्लेजिंग में क्या होता है कि उसके जब ग्राइंडिंग व्हील का पहिया चमकदार दिखने लगे, सतह उसकी चमकदार हो जाए। ग्राइंडिंग व्हील की सतह कैसी हो जाए, ग्राइंडिंग व्हील की सतह चमकदार हो जाए। चमकदार, चमकदार कैसे होगी, देखिए जब ग्राइंडिंग व्हील पे हम लोग जॉब को घिसते रहते हैं ना, तो इसमें एक तरीका होता है, ग्राइंडिंग व्हील कितना भी घिस के छोटा होता जाए, जैसे वो नए पे कटाई कर रही थी वह आगे भी वैसे ही छोटी होती जाएगी, लेकिन कटाई एकदम नए के जैसा करती है। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पे जॉब को घिसते हैं तो इसके देखिए अलग अलग, मैंने बताया ना, कई सारे तीक्ष्ण धार वाले छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनके द्वारा जॉब की कटाई की जाती है। तो यह जब जॉब क्या करेगा, यह जॉब को घिसेगा, घिसते घिसते छोटा होता जाएगा। जब छोटा होकर कुंद हो जाता है ना, तो यह टूट करके इसमें से निकल जाता है। यह टूट करके क्या होगा, निकल जाएगा, फिर नीचे से नया कड़ आ जाएगा, फिर यह धीरे धीरे घिसते घिसते छोटा हो जाएगा, फिर यह टूट करके निकल जाएगा, फिर नीचे से नया कड़ आ जाएगा। इस तरह से ऊपर वाले जो पार्टिकल होते हैं वो जॉब को घिसते घिसते खुद छोटे होते जाते हैं। जब वो कुंद हो जाते हैं तो अपना टूट करके बाहर निकल जाता है, फिर नीचे से नया कड़ निकल आता है। इसलिए लगातार जैसे नए पे कटाई कर रहा था वैसे ही करता रहता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, ग्लेजिंग कब बोला जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो अब्रेसिव पार्टिकल है ना, ये घिस जाते हैं। अब्रेसिव पार्टिकल क्या होंगे, अब्रेसिव पार्टिकल हमारे घिस जाएंगे, लेकिन घिसने के बाद यह हटेगा नहीं। ये अब्रेसिव पार्टिकल हमारा घिस गया लेकिन अपना स्थान नहीं छोड़ रहा, नए वाले को आने के लिए जगह ही नहीं दे रहा, यह इसमें से टूट के गिर ही नहीं रहा है, घिस गया लेकिन इसी पे लगा हुआ है। तो इससे क्या होगा, जब घिस करके बिल्कुल ऐसे बराबर हो जाएगा तो फिर क्या होगा भाई, कोई भी वस्तु घिस जाएगी, पूरी अच्छे से घिस जाती है तो चमकने लगती है ना, तो ग्राइंडिंग व्हील की हुई सतह चमकदार दिखाई देने लगती है और उसी को हम लोग ग्लेजिंग बोलते हैं। आया समझ में, बिल्कुल आसान है कि जब ग्राइंडिंग व्हील हमारा चल रहा होता है तो उसके अब्रेसिव पार्टिकल घिस जाए और वो अपना स्थान ना छोड़े, यहीं पे चिपके रह जाए। जब स्थान ही छोड़ेंगे तो नया कण बाहर आएगा ही नहीं, तो ऊपर बिल्कुल घिस चुका है हमारा पार्टिकल, तो वह चमकदार दिखने लगता है, चमकदार सतह दिखने लगती है, उसी को ग्लेजिंग बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है। देखिए साइन बार, यह जो फिगर है आपको दिख रहा है, यह साइन बार का फिगर है। और साइन बार में इस तरह से होल भी किसी में 3 होल होते हैं, किसी में 5 होल होते हैं। होल इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि जॉब को आसानी से क्लैंपिंग किया जा सके, थोड़ा वजन भी हल्का हो जाता है, लेकिन मेन रीजन क्या है कि जॉब को आसानी से क्लैंपिंग किया जा सके। ध्यान रखना, एग्जाम में भी पूछ लेता कि होल किस लिए होते हैं, जॉब को क्लैंपिंग करने में आसानी होती है। ठीक है, तो यह किस मटेरियल का बना होता है, तो यह बना होता है स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। किसका बना होता है, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। कई बार हार्डन स्टील का भी कहते हैं कि हाई ग्रेड के हार्डन स्टील का भी बनाया जाता है, हार्ड किया हुआ स्टील। ठीक है, लेकिन मेन है हमारा स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। दूसरी चीज ये है कि जो साइन बार हम यूज करते हैं तो ये एंगल को, टेपर कोड को चेक करने के लिए, एंगल को चेक करने के लिए। तो ये मिनिमम कितना कोड को चेक कर सकता है, मिनिमम
कितने कोड को, तो 1 मिनट तक के कोड को चेक कर सकता है। कितने तक? 1 मिनट तक के कोड को। और वहीं पे बात किया जाए इससे मैक्सिमम कितना कोड चेक किया जा सकता है, मैक्सिमम, इसके द्वारा मैक्सिमम 45 डिग्री तक का कोड चेक किया जा सकता है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि इस साइन बार के द्वारा हम मिनिमम 1 मिनट तक का कोड चेक कर सकते हैं और मैक्सिमम 45 डिग्री तक का कोड चेक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है साइन बार के लिए कि मिनिमम 1 मिनट तक का, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि साइन बार की लिस्ट काउंट कितनी होती है। तो किसी भी जॉब टूल का लिस्ट काउंट क्या होता है, उस टूल के द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी से छोटी माप। तो इस टूल के द्वारा हम मिनिमम 1 मिनट का कोड माप रहे हैं, तो यह इसका लिस्ट काउंट भी कहलाएगा। दोनों चीजें क्लियर? और बाकी यह किसका बना हुआ है तो आपको क्लियर होगा, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का। और इससे हम लोग क्या करते हैं, टेपर वगैरह को चेक कर सकते हैं। एक चीज और है कि इसका कई बार साइज पूछ लेता है, साइन बार की साइज क्या होती है, साइन बार की जो लंबाई होती है कहां से कहां तक लिया जाता है। तो आप देखिए साइन बार के नीचे क्या है, 2 रूलर है, एक रूलर इधर लगा हुआ है, एक रूलर इधर लगा हुआ है, 2 रूलर है। तो दोनों रोलर का सेंटर कैसे निकलेगा, ऐसे और ऐसे, ये इसका सेंटर हो गया। ऐसे इस रोलर का भी सेंटर ले लेंगे, यह वाला और यह वाला। तो दोनों रोलर के सेंटर के जो बीच की दूरी होती है, दोनों रोलर के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है, ये हमारा क्या कहलाता है, साइन बार की लंबाई। क्या कहलाता है, साइन बार की लंबाई। और साइन बार का साइज किससे लिया जाता है, साइन बार का साइज साइन बार की लंबाई से ली जाती है। साइन बार की लंबाई क्या होती है, साइन बार की लंबाई दोनों रोलर के सेंटर के बीच की दूरी होती है। ये पॉइंट आपको क्लियर रखना, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं उस हिसाब से मैंने आपको चीजें बता दिया। बाकी ये इनवार स्टील जानते हैं ना, या किसका, माइक्रोमीटर। इस स्टील का क्या बनाया जाता है, माइक्रोमीटर बनाया जाता है, ये भी जरूर याद रखिएगा। माइक्रोमीटर किस मटेरियल का बना होता है, इनवार स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट, देखिए पूछ दिया ना, साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है। तो साइन बार की लंबाई रोलर से सेंटर के बीच की दूरी, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी, रोलर के केंद्र के बीच की दूरी। अभी मैंने बताया ना कि साइन बार में क्या होता है, एक रोलर इधर होता है, एक रोलर इधर होता है। तो रोलर का हम लोग सेंटर निकाल लेते हैं, रोलर के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वही हमारा क्या होता है, साइन बार की लंबाई होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो जो आपको कैसी लग रही है। बाकी आगे के जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।